हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि राजस्थान का इतिहास और उसकी संस्कृति से संबंधित हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसके बेस पर बनाए हुए हैं क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो आज के क्वेश्चंस हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज है, मतलब पहले एक टॉपिक से रिलेटेड सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, इस तरह करके मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे और नीम का थाना सीकर में स्थित है। फिर है गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई थी तो ये की गई थी 1972 में हुई थी और किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। गणेश्वर सभ्यता जो है कांतली नदी के किनारे सीकर में है फर्स्ट, और उसके बाद की इसकी सभ्यता की खोज जो है 1972 में की गई थी और रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता जो है एक ताम्रयुगीन सभ्यता है और इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको सभ्यताओं के नाम दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इसमें से लौहयुगीन कौन सी है या ताम्रयुगीन कौन सी है। तो आपको ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल और लौहयुगीन सभ्यता स्थल के नाम आपको याद करने होंगे। तो गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है ये ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है और इसे ताम्र सभ्यताओं की, मतलब ताम्र जितनी भी सभ्यताएं उन सबकी जननी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन पूछा जाए कि तांबा जिला किसे कहा जाता है तो तांबा जिला कहा जाता है झुंझुनू को, और जबकि ताम्रवती नगरी कहा जाए तो ये कहा जाता है आहड़ को। ठीक है फ्रेंड्स, आहड़ कहाँ पे है? आहड़ जो है ये उदयपुर में है। तांबा जिला झुंझुनू और ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है सोंधी सभ्यता। सोंधी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किस स्थल को जाना जाता है तो ये जाना जाता है सोंधी सभ्यता को। ये जो हम अभी सभ्यताओं के नाम कर रहे हैं ये सारी अभी ताम्रयुगीन सभ्यताएं चल रही हैं। फिर है पूछा जाए कि सोंधी सभ्यता कहाँ पे स्थित है तो सोंधी सभ्यता जो है बीकानेर में स्थित है और इसकी खोज 1953 में ए घोष के द्वारा की गई थी। सोंधी सभ्यता बीकानेर में स्थित है और इसकी खोज 1953 में की गई थी ए घोष के द्वारा। उसके बाद है रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता कहाँ पे स्थित है तो ये हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के सिक्के मिले हुए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कुषाण वंश, कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का। अगर पूछा जाए कुषाण वंश के सिक्के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो ये मिले हैं रंगमहल सभ्यता से। नेक्स्ट है रंगमहल सभ्यता से और क्या क्या मिला है तो रंगमहल सभ्यता से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, गांधार शैली की मूर्तियाँ मिली हैं, अनेक मृण मूर्तियाँ मिली हैं और तांबे के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है भारत में सिंधु घाटी का खोजा गया प्रथम स्थान रोपड़ पंजाब था। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंधु घाटी का खोजा गया प्रथम स्थान सभी जानते हैं कि हड़प्पा है, लेकिन हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान में है। अगर आपसे भारत में पूछा जाए कि इंडिया में सिंधु घाटी का खोजा हुआ पहला स्थान कौन सा है तो वो रोपड़ है, और रोपड़ कहाँ पे स्थित है तो ये पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम स्थान कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा, और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। और पूछा जाए कब खोजा गया था तो ये 1921 में खोजा गया था। फिर नेक्स्ट है 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया था। 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था, 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। अब पूछा जाए आपसे कि हड़प्पा को किसने खोजा था तो ये खोजा था दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था तो ये खोजा था राखलदास बनर्जी ने। राखलदास
बनर्जी ने खोजा था 1922 में, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट है सिंधु घाटी का तीसरा महत्वपूर्ण स्थान क्या है, कौन सा है? तो तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये है हमारे राजस्थान में। सिंधु घाटी का तीसरा महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा को जो है मोहनजोदड़ो की, कालीबंगा को जो है हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। मतलब दो इम्पोर्टेंट शहर थे इसके, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। तो इन दोनों को तो इसकी राजधानी माना जाता था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही दो शहर थे। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर किसको माना गया है? तो वो कालीबंगा को माना गया है। इसलिए दशरथ शर्मा ने, ये नाम याद रखिएगा, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। नेक्स्ट है कालीबंगा की खोज कब हुई थी? तो ये कालीबंगा की खोज हुई थी 1951-52 में हुई थी, और ये की थी अमलानंद घोष ने। ये आनंद नहीं होगा, ये होगी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज 1951-52 में हुई थी, अमलानंद घोष ने की थी। लेकिन पूछा जाए कि इसकी विस्तृत खोज या खनन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1961 से लेके 1969 तक ब्रिजवासी लाल व बालकृष्ण थापर के नाम ने किया था। 1961 से लेके 1969 तक ये ब्रिजवासी लाल, ये कई बार नाम लिखा आता है बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल, तो बीबी लाल और बालकृष्ण थापर, बी के थापर, इस तरह नाम लिखा आता है ये। फिर है कालीबंगा का क्षेत्र जो है, कालीबंगा का क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, कालीबंगा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और घग्गर नदी ही सरस्वती नदी के अवशेष पर बहती है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पहले सरस्वती नदी बहती थी उसी के ऊपर, उसी जगह बाद में घग्गर नदी बहने लगी, इसलिए कहा जाता है कि घग्गर नदी सरस्वती नदी के अवशेष पर बहती है, या घग्गर नदी सरस्वती नदी का नया रूप है, इस तरह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना। देखिए इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और उनकी रचना जो है 7वें मंडल की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। जुते हुए खेतों के एकमात्र साक्ष्य, जुते हुए खेतों के एकमात्र मतलब सिर्फ यहीं से मिले हैं, एक जगह से। कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एकमात्र साक्ष्य मतलब एकमात्र सबूत जो है जुते हुए खेतों के जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से और क्या क्या मिला है? कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, युग्म समाधियाँ मिली हैं, बेलनाकार मोहरें, भूकंप के साक्ष्य, ईंटों के मकान के साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मिलता है, अवशेष मिलते हैं, इनसे क्वेश्चन आता है कि इस जगह ये चीज़ कहाँ से मिली हुई है। नेक्स्ट है कालीबंगा को दीनहीन या गरीब बस्ती भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कालीबंगा को दीनहीन या गरीब बस्ती कहा जाता है। सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, वहाँ मतलब नगर की तरह लोग रहते थे, पक्के मकान बना के अच्छी तरह से, प्रॉपर नालियों की व्यवस्था थी, सब कुछ था। लेकिन एक कालीबंगा ही ऐसी जगह थी जहाँ पे ये सारी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं थी, मतलब मकान जो है वहाँ पे इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए इसे सिंधु सभ्यता की गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ पूछा जाए तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा से जो है मिट्टी की, तांबे की व कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं। फिर नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में कपास को। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कपास को क्या कहते हैं? तो सिडन या सिंडन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह पूछा गया था कि सिंडन किसे कहते हैं, ठीक है, और आपको ऑप्शन में 3-4 नाम दे दिए गए थे, कपास, गेहूं, जौ, बाजरा, इस तरह से, तो कपास, सिंडन कहते हैं कपास को, और ये कहा जाता था सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट है कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। मतलब एक बालक की खोपड़ी, सिर मिला है कंकाल का, जिसमें 6 छेद हुए मिले हैं। इससे ये साबित हुआ था कि वहाँ पे उस समय भी शल्य चिकित्सा का अवशेष माना गया था। मतलब उस समय भी शल्य चिकित्सा या सर्जरी जो आज के टाइम में कहते हैं, वो उस समय भी हुआ करती थी।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पहले ये क्वेश्चन बहुत आया करता था कि सिंधु घाटी कैसी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता है। इसके अपोजिट जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था जबकि वैदिक का जो समय था, वैदिक काल था, वो एक पितृ सत्तात्मक समाज था। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में 16 की इकाई का महत्व था। मतलब 16 की इकाई, 16 की इकाई का महत्व था। जो भी वहाँ पे अंक हुआ करते थे वो 16 के गुणनफल में हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। कोई मूर्ति नहीं मिली है। कहाँ से नहीं मिली है? कालीबंगा से। इसके बाद है आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी, आघाटपुर व धूलकोट भी कहा जाता है जो उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा आहड़ सभ्यता कहाँ से मिली है? उदयपुर उसके आसपास के क्षेत्रों से मिली है। और इसे ताम्रवती नगरी, ये ध्यान रखिएगा, ताम्रवती, मैंने ऊपर भी बताया कि ताम्रवती नगरी, तांबा जिला या ताम्र सभ्यताओं की जननी, ये तीनों अलग अलग है और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो ताम्रवती नगरी पूछा जाए तो ये आहड़ सभ्यता को ही कहते हैं। इसे पहले आघाटपुर या धूलकोट भी कहा जाता था। आहड़ में जो है मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार होता था। आहड़ में जो है मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार होता था, इसलिए इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, महासतियों का टीला किसको कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। मतलब इसको पहले 10वीं 11वीं शताब्दी के समय से आघाटपुर के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका नाम आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रनगरी ये सब पड़ा है। आहड़ सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है? तो ये आयन नदी के किनारे है। आहड़ सभ्यता बनास व उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थित है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता जो है ये बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता जो स्थल है यहाँ से पाषाण, ताम्र और लौह युगीन अवशेष भी मिले हैं। आहड़ सभ्यता से जो है ताम्र, पाषाण और लौह युगीन अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता को ताम्र धातु और उससे बनी हुई वस्तुओं की सप्लाई आहड़ सभ्यता से होती थी। मतलब सिंधु सभ्यता के समकालीन ही हो गई है और इसको सिंधु सभ्यता को ताम्र से बनी धातुएं और वस्तुओं की जो सप्लाई थी वो आहड़ सभ्यता के द्वारा होती थी। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता, देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया था सिंधु सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है। और आहड़ पूछा जाए तो एक ग्रामीण सभ्यता है। आहड़ सभ्यता का संबंध जो है ईरान से है। मतलब ये समकालीन पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी। तो आहड़ सभ्यता से पूछा जाए तो ये ईरान के समकालीन थी या इसका संबंध ईरान से था। और सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से था या मिस्र से कह सकते हैं हम। आहड़ सभ्यता का स्थल गिलुंड, ये देखिए जैसे सिंधु सभ्यता में कई सारे स्थान हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, ठीक है, धौलावीरा। तो इस तरह आहड़ सभ्यता का स्थल कौन सा है? गिलुंड, जो कहाँ पे है? राजसमंद में है। और गिलुंड जो है किस नदी के किनारे है? तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है। यह आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट है बागौर भी इसी का आहड़ स्थल का है। तो बागौर कहाँ पे? भीलवाड़ा में है और ये कोठारी नदी के किनारे आया जाता है। इन स्थलों से सिर्फ इतने क्वेश्चन आते हैं कि ये स्थल कहाँ पर था या किस नदी के किनारे स्थित था या फिर किस सभ्यता का है, इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बागौर जो है भीलवाड़ा में और कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागौर स्थल से जो है हाथ कान के कांच के आभूषण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है बालाथल जो है ये उदयपुर में स्थित है। बालाथल जो है ये उदयपुर में स्थित है और बालाथल से जो है 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है।
बालाथल से एक विशाल मिट्टी की दीवार द्वारा घेराबंदी के प्रमाण मिले हैं। ये मतलब अवशेष मिले हैं कि उस सभ्यता में क्या क्या मिला है, ये अवशेष मिलते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि बालाथल से एक विशाल मिट्टी की दीवार के द्वारा घेराबंदी के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है ओजियाड़ा भीलवाड़ा। ओजियाड़ा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है और ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ओजियाड़ा से सर्वाधिक गायों के, देखिए सर्वाधिक गायों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो गायों के अवशेष मिले हैं ओजियाड़ा से, और जो कहाँ है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे है। लोहे का प्रथम साहित्यिक उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। लोहे का प्रथम साहित्यिक अथर्ववेद उल्लेख मतलब लिखित रूप में लोहे के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता चला है? तो अथर्ववेद से पता चला है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। भारत में लौहयुगीन संस्कृति के अधिकांश स्थल, मतलब भारत में जो लौहयुगीन संस्कृति है उसके स्थल कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं मध्य भारत में, मतलब जो मध्य भारत है हमारा, और उत्तरी गंगा घाटी, जो गंगा घाटी के आसपास, मतलब जैसे कि आप आज के समय में मान लो गंगा घाटी के आसपास कौन सा क्षेत्र है? तो ये हैं आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और इधर का दिल्ली, हरियाणा, इस टाइप के जो आसपास के एरिए हैं, यहाँ से और पूरे मतलब पूरा मध्य भारत मान लीजिए, वहाँ से लौहयुगीन संस्कृति के स्थल मिले हैं। अब जो हम पढ़ेंगे आगे, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये थी सारी ताम्र सभ्यताओं के बारे में। जितने भी स्थल हमने पढ़े थे अब तक, बालाथल है, ठीक है, या फिर और भी जो भी हैं, ओजियाड़ा था, बालाथल है, बागोर है, विलुंड है, आहड़ है, गणेश्वर, ये सारे हमने पढ़े थे। तो ये थे ताम्र सभ्यताएं। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे आगे के, जो आगे स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे लौहयुगीन स्थल हैं। तो रेड पूछा गया, रेड सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो रेड सभ्यता स्थल टोंक में है और ये ढील नदी के किनारे है। रेड सभ्यता स्थल टोंक में है और ये ढील नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में लौहयुगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल रेड को माना जाता है। राजस्थान में लौहयुगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल रेड को माना जाता है। नेक्स्ट है, इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। इसे प्राचीन राजस्थान का, रेड को, किसको? रेड को, और ये कहाँ पे है? टोंक में। इसे उस समय के मतलब प्राचीन समय में राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है लोहा प्राप्त हुआ है। रेड स्थल में जो है गुप्तकालीन समय के अवशेष मिले हैं। मतलब गुप्तकालीन अगर पूछा जाए, गुप्त काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो रेड स्थल से मिले हैं। उसके बाद है सुनहरी लौहयुगीन सभ्यता। सुनहरी जो है लौहयुगीन सभ्यता का स्थल कहाँ पर है? झुंझुनू में है और कांतली नदी के किनारे है। सुनहरी से जो है लोहे को पिघलाने की लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। ये पूछा गया था एक बार कि लोहे की भट्टियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये सुनहरी से मिले हैं, और सुनहरी कहाँ है? झुंझुनू में है, कातली नदी के किनारे। जोधपुरा कहाँ पे है? तो जोधपुरा देखिए नाम से ऐसा लगेगा जोधपुर में है, लेकिन जोधपुरा ये स्थल है और ये साबी नदी के किनारे जयपुर में है। ध्यान रखिएगा ये कि जोधपुरा नाम से लगता है जोधपुर में है, लेकिन ये जोधपुर में नहीं, जयपुर में है। और यहाँ से प्राचीनतम लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। सबसे प्राचीनतम पूछा जाए लोहे की भट्टियों के अवशेष, तो ये जोधपुरा से मिले हैं। जोधपुरा से मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गया मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जोधपुरा से मिले हैं। और इससे पहले पूछा गया था कि गुप्तकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो गुप्तकालीन अवशेष मिले थे, ये मिले थे रेड से। गुप्तकालीन समय के अवशेष मिले थे रेड से। और मौर्यकालीन समय के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं जोधपुरा से। ईशरवाल उदयपुर में। ईशरवाल भी एक स्थल है लौहयुगीन सभ्यता का, तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। और यह प्राचीन औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। जो है ईशरवाल ये प्राचीन मतलब पुराने समय में, उस समय में औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था। ये है नगर स्थल टोंक में स्थित। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो नाम, एक नगर है और एक नगरी है। ध्यान रखिएगा, नगर नगरी से हमें लगता है कि नगर मतलब किसी शहर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये स्थलों के नाम है। नगर पूछा जाए तो ये टोंक में स्थित है और इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। खेड़ा सभ्यता में इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन कुछ नए नहीं होते हैं, बट जो एग्जामिनर होता है वो बच्चे का माइंड चेक करता है कि बच्चे का एग्ज़ाम के टाइम में प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, वो किस तरह अपना दिमाग यूज़ करता है। तो वो जो है क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर देता है, क्वेश्चन वही होते हैं।
तो इसमें पूछा जाए कि खेड़ा सभ्यता में कौन सा स्थल आता है, तो हम कहेंगे टोंक है। या नगर किस जगह पे स्थित है, टोंक में है। तो हमें कोई भी, जब हम पढ़ रहे हो कोई भी टॉपिक, तो या फिर उसे इस तरह पढ़ना चाहिए कि उससे एग्जामिनर कितना भी घुमा के वहाँ से क्वेश्चन करे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर है नगरीय स्थल कहाँ पे है, तो नगरीय स्थल चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नगर पूछा जाए तो टोंक में, और नगरी पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था, आप ध्यान रखिएगा, प्राचीन नाम मध्यमिका या मंझिका भी था इसका, और ये चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित था। उसके बाद तिलवाड़ा कहाँ पे है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है नोहो कहाँ पे है, नोहो भरतपुर में है, और ये रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। नोहो जो है भरतपुर में है, और ये रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। नोहो से जो है 1.5 मीटर की ऊंची एक यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसे जोग बाबा के नाम से जाना जाता है। नोहो भरतपुर से 1.5 मीटर की यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसे जोग बाबा के नाम से जाना जाता है। फिर है पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मतलब गुप्त काल से भी पहले के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं नोहो से मिले हुए हैं। फिर है बैराट सभ्यता कहाँ से है, बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है, और ये जयपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बैराट को ही विराटनगर भी कहा जाता है। बैराट वर्तमान में कहाँ पे है, तो जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। मतलब जयपुर जिले के, अगर पूछा जाए जिला तो जयपुर ही कहा जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में शाहपुरा इस तरह नाम लिखा है स्पेशली, तो आप शाहपुरा पे ही टिक करेंगे। सम्राट अशोक का ब्राह्मी लिपि, सम्राट जो अशोक का ब्राह्मी लिपि में जो संबंधित भ्राभु अभिलेख है, वो कहाँ से मिला है, यहीं से मिला है, बैराट से मिला है। और ये ब्राह्मी लिपि, पूछा जाए कि भ्राभु शिलालेख किस लिपि में है, तो ये ब्राह्मी लिपि में है। और कहाँ से मिला है, बैराट विराटनगर या जयपुर से मिला है। बैराट का जो है विनाश कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के मंदिर बहुत ज़्यादा थे, तो इसका विनाश किया गया था। इसका विनाश किसने किया था, ये हूणों ने किया था। हूणों ने भी किसने किया था, ये मेहरकुल ने किया था। मेहरकुल ने किया था। और ये कब किया था, तो ये गुप्तकालीन समय में, जब स्कंदगुप्त का राज था, गुप्त शासक, उस समय किया था ये। बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन। देखिए, अब तक हम पढ़ रहे थे राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसके बारे में। अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है बौद्ध धर्म का, और इसमें जो है जो 16 जनपद थे पुराने समय में, मतलब प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद थे, उसके बारे में स्टार्ट होता है यहाँ से टॉपिक। तो ये 16 महाजनपदों का जो डिटेल में वर्णन है, ये कहाँ से मिलता है, ये अंगुत्तर बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। मोस्टली जो हम 16 जनपद जानते हैं, वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, उसमें इनके बारे में डिटेल्स है, और उसके अनुसार इन ग्रंथों को जितनी भी डिटेल हम पढ़ते हैं, ये उसी के अनुसार पढ़ते हैं। महाजनपद काल का समय जो है, महाजनपद काल का समय वो 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो कितने महाजनपद थे उस समय, 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद और इनकी राजधानियों से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो आपको ये 16 महाजनपद और इनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए। अब हम मतलब आगे सभी महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में फैले हुए थे। तो पहला है अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा थी। फिर है मगध, ये सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, तो मगध था, और इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। इसके बाद है काशी, काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। फिर है कौशल देश, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली। फिर है मल की राजधानी क्या थी, कुशीनारा या पावा। फिर है चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिमती। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र जो है ये था। पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर थी।
ध्यान रखिएगा, ये मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। मत्स्य जनपद कहाँ है? मुख्य रूप से सर्व प्रमुख ये राजस्थान में आता है। और विराटनगर वही बैराट जो मैंने आपको बताया था, वही विराटनगर को बैराट को विराटनगर भी कहते हैं। फिर है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अशमक की राजधानी पोतन थी। अशमक, ध्यान रखिएगा, अशमक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। फिर है अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की दो राजधानियाँ थी, एक उज्जैनी और एक माहिष्मती। कंबोज की राजधानी राजपुर थी। ध्यान रखिएगा, कंबोज जो है उत्तरी भारत, मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एरिया था ये, वहाँ पर था। उसकी राजधानी क्या थी? राजपुर। इसके बाद है गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तो ये 16 महाजनपद थे। और गांधार पूछा जाए तो वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर है? गांधार, ये जो एरिया था ये वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर रावलपिंडी का एरिया है, वहाँ का है ये। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद जो है राजस्थान के वर्तमान में, मत्स्य जनपद जो है राजस्थान में वर्तमान में कौन से क्षेत्र थे? अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा क्षेत्र, ये सभी क्षेत्रों में मत्स्य जनपद था। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर महाभारत के समय में जो है मत्स्य जनपद जो है इस पर विराट नामक राजा का शासन हुआ करता था, और इसी से इसका नाम विराटनगर या बैराट की स्थापना की और इसे इसने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत मत्स्य, सूरसेन और अवंती महाजनपद आते थे। मतलब राजस्थान में मुख्य रूप से पूछा जाए राजस्थान के क्षेत्रों में तो मत्स्य जनपद, सूरसेन और अवंती, ये जनपद महाजनपद आते थे। सूरसेन जनपद मुख्यतः उत्तर प्रदेश में स्थित था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन जनपद जो था ये उत्तर प्रदेश में था ये, लेकिन इसमें जो है राजस्थान के सीमावर्ती इलाके आते थे, जैसे भरतपुर और अलवर क्षेत्र आते थे। इसके बाद है भगवान श्री कृष्ण का संबंध जो है इसी थे, सूरसेन से ही, जनपद से ही भगवान श्री कृष्ण के संबंध था। और महाभारत काल में यहाँ यदुवंशियों का शासन हुआ करता था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो में हमने 100 वन लाइनर क्वेश्चन किए हैं। इससे इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें नेक्स्ट 100 करेंगे, और इस तरह करके हम 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जो वीडियो डाली थी मैंने राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, उसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था और पूछा था कि मौसर क्या है, मौसर क्या है, तो उसका आंसर बता देती हूँ मैं। मौसर जो है एक मृत्यु भोज की प्रथा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मौसर जो है मृत्यु भोज की प्रथा है। मरने के बाद जो खाना खिलाया जाता है लोगों को, मृत्यु भोज, वही मौसर कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसके बाद मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम इसमें आगे के क्वेश्चंस करेंगे वन लाइनर, और इसी वन लाइनर करके हम पूरे मतलब सभी टॉपिक को 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक तो। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, वंदना स्टडी क्लासेस। और अपने दोस्तों को भी चैनल्स के बारे में वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका कोई अगर डाउट है या इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई अलग से वीडियो किसी टॉपिक पे कंटेंट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।